हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी का जेनेटिक्स इस समय अध्ययन कर रहे हैं। आज ये जेनेटिक्स का 6वां पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल का दूसरा नियम। मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, मतलब हिंदी में पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आज हम लोग मेंडल के इस नियम के बारे में समझेंगे कि इस नियम में मेंडल ने क्या बताया। तो सबसे पहले हम इसका एक रफली स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि मेंडल ने जब एक आनुवांशिक रूप से शुद्ध लंबे पौधे का संकरण एक आनुवांशिक रूप से शुद्ध बौने पौधे से करवाया, तो लंबे पौधे का कारक था कैपिटल टी और बौने पौधे का कारक था स्मॉल टी। यहाँ पर जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी तो 2 गैमीट बनेंगे कैपिटल टी वाले। यहाँ पर भी जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो 2 गैमीट बनेंगे स्मॉल टी वाले। अब यहाँ पर जो पहली पीढ़ी में पौधे बनेंगे तो पहला पौधा जो बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा पौधा जो बनेगा ये भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये दोनों जो प्लांट हैं ये समयुग्मकी हैं, मतलब कि होमोजाइगस हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समयुग्मकी या इंग्लिश में होमोजाइगस। तो उस दिन हमने बताया था कि जब भी दोनों पौधे समयुग्मकी होंगे तो उनके बीच हमेशा परपरागण होगा या इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। तो जब उन्होंने परपरागण करवाया इन दोनों समयुग्मकी पौधों के बीच में, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो सभी लंबे तने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर लंबे तने का जीन कैपिटल टी स्मॉल तने के जीन स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी होता है। तो यहाँ तक तो आपने पहले नियम में भी पढ़ा था कि जब मेंडल ने 2 विपरीत या एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में लंबे पौधे मिलते हैं, क्योंकि लंबे पौधे का कारक कैपिटल टी स्मॉल पौधे के कारक लंबे पौधे का कारक कैपिटल टी शॉर्ट पौधे के कारक स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी होता है। तो ये तो आपने पहले नियम में पढ़ रखा है। अब यहाँ पर जो F1 जनरेशन के प्लांट मिले हैं, जब इनके बीच स्वपरागण करवाया जाता है। स्वपरागण क्यों करवाया जाता है? क्योंकि ये जो दोनों प्लांट हैं ये विषम युग्मकी हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब विषम है। यहाँ पर इसका भी जो जीन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी विषम है। तो जब भी पौधे विषम युग्मकी होते हैं या इंग्लिश में कह लें कि हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस, तो उनके बीच हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब इनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया तो यहाँ पर एक पौधे को हम फीमेल मान लेते हैं। तो यहाँ से जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो एक जीन कैपिटल टी एक गैमीट में चला जाएगा और दूसरा जीन स्मॉल टी दूसरे गैमीट में चला जाएगा। इसी प्रकार से जो मेल प्लांट होगा उसका भी एक जीन कैपिटल टी एक गैमीट में जाएगा, दूसरा जीन स्मॉल टी एक गैमीट में जाएगा। अब यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड का सहारा लेकर के इनके क्रॉस की स्थिति को देखते हैं।
तो यहाँ पर कैपिटल टी का अगर संकरण करवाएं तो जो प्लांट बनेगा वो कैपिटल टी जीन वाला बनेगा, अर्थात ये पौधा शुद्ध लंबा होगा, क्योंकि इसमें जो लंबे के दोनों जीन हैं कैपिटल टी वो मौजूद हैं। जो दूसरा पौधा बनेगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के संयोजन से बनेगा, तो ये पौधा भी लंबा होगा, लेकिन ये शुद्ध लंबा ना होकर संकर लंबा होगा, मतलब हाइब्रिड होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पौधे में एक जीन कैपिटल टी है, दूसरी जीन स्मॉल टी है। इसके बाद तीसरा जब संकरण हम करवाएंगे, इस स्मॉल टी का संयोजन इस कैपिटल टी से होगा, तो भी हमारा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा, मतलब कि ये संकर लंबा ही मिलेगा। इसके बाद चौथे कंडीशन में यहाँ पर दोनों जीन स्मॉल टी एक साथ आ जाएंगे, अर्थात यहाँ पर हमें शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा। तो ये जो पौधे मिले हैं ये कहलाएंगे F2 जनरेशन के पौधे, F2 जनरेशन। तो यही है मेंडल का दूसरा नियम। तो मेंडल ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया कि अगर हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाएं तो पहली पीढ़ी में तो दोनों ही लक्षण मौजूद होते हैं, लेकिन केवल एक लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाता है, जबकि दूसरा लक्षण मौजूद होते हुए भी छिपा रह जाता है। अब यदि इन्हीं F1 जनरेशन के पौधों के बीच स्वपरागण करवाया जाता है, यहाँ पर हमने क्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर सेल्फ होगा, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण करवाया जाता है, तो F2 जनरेशन में जो पौधे मिलेंगे वो 3 पौधे तो लंबे मिलेंगे, 3 पौधे लंबे तने वाले मिलेंगे और एक पौधा जो है वो बौना तना वाला मिलेगा। तो इनका जो बाहर से देखने पर रेशियो होगा, जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप रेशियो, वो होगा 3:1 या 3:1। लेकिन अगर हम इनकी जीन का संरचना का अध्ययन करेंगे, मतलब इनका जो जीनोटाइप रेशियो देखेंगे, जीनोटाइप रेशियो, तो यहाँ पर देखिए एक पौधा कैपिटल टी है, इस जीन का और कोई पौधा नहीं है, मतलब ये अकेले है। इसके बाद अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, इस जीन के कितने पौधे हमको मिल रहे हैं? 2 पौधे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। इसके बाद फिर अनुपात लगाएंगे, फिर चौथा पौधा हमें मिला है स्मॉल टी, इस जीन का भी ये अकेले पौधा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो इस संकरण में जो हमें फिनोटाइप रेशियो मिला वो 3:1 होता है, मतलब कि बाहर से देखने पर 3 पौधे लंबे दिखेंगे, एक पौधा बौना दिखेगा। लेकिन अगर हम उनके जीनोटाइप का अध्ययन करेंगे तो एक पौधा शुद्ध लंबा होगा, 2 पौधे संकर लंबे होंगे और एक पौधा शुद्ध बौना होगा। तो इस प्रकार से हम मेंडल के दूसरे नियम का अध्ययन करते हैं। तो मेंडल ने बताया कि यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में जा करके युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी ये शुद्ध रूप में पृथक हो गया, स्मॉल टी ये भी अपने शुद्ध रूप में पृथक हो गया। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या पृथक्करण का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो जीन थे, जो दोनों जीन एक साथ यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी थे, वो यहाँ पर जाकर के पृथक होकर के अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अब हम इस नियम को नोट्स में देखते हैं कि नोट्स में क्या कहा गया है। अगर आप नोट्स हमारे साथ बनाना चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर लिखा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक युगल के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और जब जाइगोट का निर्माण होता है तो ये कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते
और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आप देखिए जो इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बना लीजिएगा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया है कि टाल प्लांट का जो जीन है कैपिटल टी और ड्वार्फ प्लांट का जो जीन है या जिसे हम एलील बोल सकते हैं, जीन का जोड़ा है तो स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये दोनों कारक या दोनों फैक्टर एक साथ हैं, लेकिन जब युग्मक बनता है तो दोनों फैक्टर यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। फिर जब इनका संयोजन होता है तो F1 जनरेशन में ये फिर साथ साथ आ जाते हैं और फिर अगली पीढ़ी में जा कर के पृथक होकर के स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा जाता है कि इसकी अगर हमें व्याख्या लिखनी हो एग्जाम्पल की तो हम इसी आधार पर लिख देंगे, हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे कि जब मेंडल ने एक आनुवांशिक रूप से शुद्ध लंबे पौधे का संकरण एक आनुवांशिक रूप से शुद्ध बौने पौधे से करवाया तो पहली पीढ़ी में दोनों ही लक्षणों के कारक मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से केवल लंबे पौधे का कारक अपना प्रभाव दिखा पाता है, इसलिए F1 जनरेशन के सभी पौधे लंबे तने वाले होते हैं। अब यदि इन्हीं F1 जनरेशन के पौधों के बीच स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में या F2 जनरेशन में पृथक्करण का नियम लागू हो जाता है, अर्थात जो गैमीट में यहाँ पर फैक्टर एक साथ थे अब यहाँ पर अलग अलग होकर के अपना स्वतंत्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ कंडीशन में ये साथ साथ भी मौजूद है। तो इसीलिए इन्हें इन दोनों की वजह से युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है और पृथक होकर के शुद्ध हुए हैं तो इसलिए इन्हें पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप रेशियो निकला 1:2:1 है और जो फिनोटाइप रेशियो है वो 3:1 निकलेगा, क्योंकि बाहर से देखने पर 3 पौधे लंबे तने वाले दिखेंगे और एक पौधा बौना तना वाला दिखेगा। इतना बनाने के बाद हम नीचे लिखेंगे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब होता है कि मेंडल के लॉ या मेंडल के युग्मकों की शुद्धता के नियम का यहाँ पर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन या चित्रीय निरूपण या रेखा ग्राफ के माध्यम से निरूपण। तो इस तरीके से मेंडल का जो दूसरा नियम है ये समाप्त होता है। यहाँ पर जो मेंडल के दूसरे नियम की यहाँ पर व्याख्या लिखी गई है एग्जाम्पल की, उसकी भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। आप देख करके हमारे साथ में नोट्स बना सकते हैं और जो भी नियम या जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है अगर आप दोबारा वीडियो प्ले करके देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम कल के वीडियो में देखेंगे मेंडल के तीसरे नियम जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे और लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। धन्यवाद।